नमस्कार। आज हम 11वीं कक्षा की हिंदी में 9वीं कविता का चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती का अध्ययन शुरू करेंगे। इस कविता के अध्ययन शुरू करने से पहले कवि श्री त्रिलोचन जी का संक्षेप में परिचय देखते हैं। परिचय देखने के बाद इस कविता के सारांश को देखेंगे। सारांश देखने के बाद एक एक काव्य पंक्ति का पठन करेंगे और पठन करने के बाद एक एक काव्य पंक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। कविता नंबर 9, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। कवि श्री त्रिलोचन जी। जन्म सन 1917, मृत्यु सन 2007। प्रगतिशील काव्यधारा के कवि त्रिलोचन का जन्म कटदरा चिरानीपट्टी, जिला सुल्तानपुर, राज्य उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। त्रिलोचन जो है वो उपनाम है, मूल नाम है वासुदेव सिंह। उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी विषय के साथ और लाहौर से संस्कृत की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया था। अब त्रिलोचन जी की साहित्यिक कृतियां जो है उसी के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, ताप के ताये हुए दिन आदि उनके चर्चित काव्य संग्रह है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, शला का सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान आदि सम्मानों से सम्मानित किया गया था। यहाँ संकलित कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती में गांव की अनपढ़ लड़कियों और सामान्य जन को नायकत्व प्रदान किया गया है। इस कविता में चंपा की मनोभावना एवं जीवन पद्धति के प्रामाणिक चित्र है। चंपा छोटी और नटखट लड़की है। कवि उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उसने शिक्षा की अहमियत को समझ लिया है। चंपा के माध्यम से कवि ने गांवों की तमाम स्त्रियों की मनोव्यथा का निरूपण किया है, जिनके पति पत्नियों को छोड़कर अर्थोपार्जन के लिए परदेश चले जाते हैं। अनपढ़ होने के कारण वे स्वयं ही चिट्ठी पत्र लिखकर उनके पास भेज नहीं सकती। यह कविता स्त्री शिक्षा पर भी भार देती है। चंपा सिर्फ चंपा नहीं है, वह आज की समग्र ग्रामीण नारी चेतना का प्रतीक है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो कविता है, ये कविता भारत और भारत के गांवों में नारी की जो स्थिति है शिक्षा के क्षेत्र में, उस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कवि श्री त्रिलोचन जी ने चंपा के माध्यम से नारी चेतना और नारी शिक्षा का जो महत्व है वह महत्व को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तब हम विद्यार्थी मित्रों एक एक काव्य पंक्ति का पहले पठन करेंगे और पठन के साथ एक एक काव्य पंक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। यहाँ कवि कहता है कि जब मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ तब चंपा आ जाती है और एक जगह पर खड़ी रहकर मैं जो पढ़ता हूं उसे वो सुनती है और सुनते ही
चंपा को आश्चर्य होता है। अचरज, अचरज का मतलब है आश्चर्य। चंपा को आश्चर्य होता है। आश्चर्य इसलिए होता है क्योंकि चंपा अनपढ़ है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है। इसीलिए उन्हें यह आश्चर्य होता है कि कवि काले काले अक्षरों को पढ़ते हैं तो उन अक्षरों में से स्वर कैसे निकलते हैं, इस बात का चंपा को आश्चर्य होता है। चंपा को आश्चर्य होगा क्योंकि चंपा अनपढ़ है, क्योंकि वो काले अक्षर को नहीं पहचानती और नहीं पहचानती, इसीलिए उन्हें यह आश्चर्य होता है कि कवि जब पढ़ते हैं काले काले अक्षरों को तो वह अक्षरों में से स्वर कैसे बनते हैं, इस बात का आश्चर्य चंपा को होता है। अब हम आगे दूसरी काव्य पंक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। तो यहाँ कवि त्रिलोचन जी चंपा का परिचय देते हैं और कहते हैं कि चंपा सुंदर की लड़की है। चंपा किसकी लड़की है? चंपा सुंदर की लड़की है। और जो सुंदर जो है वे ग्वाला है। ग्वाले का मतलब होता है पशुपालन करने वाला। पशुपालन करने वाला जो होता है उसे ग्वाला कहा जाता है। तो चंपा के जो पिता है सुंदर, वह ग्वाला है। गाय भैंसे रखता है, गाय और भैंस वह रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चौपायों, चौपायों का मतलब होता है चार पैर वाले पशु, गाय भैंस बैल आदि। तो यहां चंपा जो है वो अपने पशुओं को लेकर चरवाने जाती है, क्योंकि स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जाती तो अपने घर में अपने पिता के काम में वो हाथ बटाती है। इसलिए वो अपने पशुओं को लेकर खेतों में चरवाने के लिए जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। चंपा अच्छी लड़की है। चंचल, चंचल का मतलब होता है चुलबुली। चंपा चुलबुली है। नटखट भी है। नटखट का मतलब होता है शरारती। तो चंपा अच्छी है, चुलबुली है और शरारती भी है। अब आगे की काव्य पंक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। कभी कभी उद्यम करती है, कभी कभी वह कलम छिपा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूं, पाता हूं अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूं। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूं, फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। तो यहां कवि कहते हैं, पहले तो चंपा का परिचय दिया कि चंपा अच्छी है, चंचल है और नटखट भी है। तो यहां कवि कहते हैं कि चंपा कभी कभी शोरगुल भी करती है। उद्यम, उद्यम का मतलब होता है शोरगुल। तो चंपा कभी कभी यहां आकर शोरगुल भी करती है, शरारत भी करती है। कभी कभी वह कलम छिपा देती है। कभी कहता है कि कभी कभी मेरी कलम चंपा छिपा देती है, और जैसे तैसे करके उस कलम को मैं ढूंढता हूं और वह कलम जब मुझे मिल जाती है और फिर मैं लिखने के लिए जब बैठता हूं तो कागज गायब हो जाता है और मैं कागज ढूंढने में व्यस्त हो जाता हूं। और इस प्रकार जब कभी भी चंपा मेरे घर आती है तो इस प्रकार से शरारत करके, शोरगुल करके चंपा मुझे परेशान करती रहती है। एक दिन चंपा मेरे घर आई और जब मैं कागज ढूंढता था और कागज मिल गया, फिर मैं
अपना लेखन कार्य शुरू किया, उसी समय चंपा आई और चंपा ने कहा, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। चंपा ने, कवि कहता है, मुझे कहा कि तुम तो पूरा दिन कागज ही लिखा करते हो। क्या ये काम बहुत अच्छा है? क्या लिखना बहुत अच्छा कार्य है? यह सुनकर मैं हंस देता हूं। कवि कहता है कि जब चंपा ने मुझे ये पूछा, कहा कि भाई तुम पूरा दिन कागज ही लिखा करते हो, तो मैंने जवाब देने की जगह पर मैंने हंस दिया। फिर चंपा चुप हो जाती है। कवि कहता है कि जब मैं हंसा तो हंसता देखकर चंपा चुप हो गई। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। कवि कहता है कि उस दिन आई तो मैंने उसे कहा, चंपा तुम्हें भी पढ़ना चाहिए। जब तुम पढ़ लिख कर होशियार बनोगी तो भविष्य में ये पढ़ना लिखना तुम्हें काम आएगा। अच्छे बुरे समय में पढ़ाई ही एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य को काम आती है। इसलिए चंपा तुम्हें भी पढ़ना चाहिए। अब हम आगे की काव्य पंक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे? मैं तो नहीं पढ़ूंगी। कवि चंपा को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि चंपा तुम्हें भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम जब पढ़ोगी तो पढ़ाई जो है वह अच्छे बुरे प्रसंगों में काम आएगी। इसलिए चंपा तुम्हें पढ़ना चाहिए। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की भी यह इच्छा थी कि सब जन पढ़े और लिखे। इसलिए चंपा तुम्हें पढ़ना चाहिए। कवि की ये बात सुनकर चंपा ने कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, मैं नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, तुम तो मुझे ये कहते थे कि महात्मा गांधी जी अच्छे हैं। महात्मा गांधी जी अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की बात कैसे कहेंगे? मैं नहीं पढ़ूंगी। चंपा ने कवि को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं नहीं पढ़ूंगी। कवि जो है वो चंपा को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं कि चंपा पढ़ना चाहिए। और पढ़ाई ही एक ऐसी वस्तु है जो हारे गाड़े समय में काम आती है। इसीलिए चंपा तुम्हें पढ़ना चाहिए। लेकिन चंपा कवि को स्पष्ट शब्दों में कह देती है कि मैं नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी। कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता। बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। फिर भी जब चंपा कवि से ये कहती है कि मैं नहीं पढ़ूंगी, तो कवि फिर भी चंपा को पढ़ने के लिए प्रेरित करता हुआ कहता है कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। जब तुम्हारा ब्याह यानी कि तुम्हारी शादी होगी और जब तुम्हारा गौना जब होगा, तभी ये पढ़ाई जो है वो पढ़ाई तुम्हें काम आएगी। गौने का मतलब होता है कन्या की दूसरी विदाई। पहले विदाई जो है वो शादी में होती है और दूसरी जो विदाई है वो गौने में होती है। इसलिए यहाँ कवि कहते हैं कि जब तुम्हारी शादी होगी, जब तुम्हारा गौना होगा, उसी समय तुम्हें ये जो पढ़ाई है वो पढ़ाई काम आएगी। इसलिए आगे कहते हैं,
कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता। तुम्हारा जब गौना होगा, तुम अपने ससुराल जाओगी, तो तुम्हारा बालम, बालम का मतलब है पति, तो तुम्हारा पति तुम्हारे साथ थोड़े महीनों तक रहेंगे। फिर तुम्हारा पति व्यवसाय अर्थोपार्जन के लिए जब कलकत्ता जाएगा, उसी समय तुम अपने पति का पत्र कैसे पढ़ोगी, तुम अपने पति को पत्र कैसे लिखोगी? क्योंकि तुम अनपढ़ रहोगी तो तुम अपने पति को न तो पत्र लिख पाओगी, न पति का पत्र पढ़ पाओगी। इसीलिए चंपा, तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारी शादी ब्याह होगा, उसी समय ये जो पढ़ाई लिखाई जो है, वो पढ़ाई लिखाई तुम्हें काम आएगी। तो चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी। कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। चंपा को जब कवि ने पढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए जब अपने शादी और गौने की बात कही कि जब तुम्हारी शादी और गौना होगा, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ थोड़े समय के लिए रहेगा, फिर व्यवसाय अर्थे वे कलकत्ता जाएगा, तो जब कलकत्ता जाएगा तो उससे पत्र कैसे लिखोगी, पति का पत्र कैसे पढ़ोगी? तो ऐसी स्थिति में पढ़ाई जो है वो पढ़ाई तुम्हें काम आएगी। तो चंपा कवि से ये कहती है कि हाय राम, तुम तो कितने झूठे हो, तुम तो पढ़ लिख कर झूठ बोल रहे हो। क्योंकि झूठ इसलिए बोल रहे हो क्योंकि मैं बड़ी होकर शादी करूंगी ही नहीं। अगर मान लो कि शादी की तो मैं अपने बालम को, अपने पति को साथ ही रखूंगी, मैं उसे कलकत्ता नहीं जाने दूंगी, कलकत्ता में वज्र गिरे। यहां चंपा ने स्पष्ट शब्दों में कवि को कह दिया कि तुम झूठे हो, मैं शादी ब्याह ही नहीं करूंगी, शादी ब्याह ही नहीं करूंगी तो पति का पत्नी से अलग होने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होगा। अगर मान लो कि शादी की तो मैं अपने बालम को व्यवसाय अर्थे कलकत्ता नहीं जाने दूंगी, और जब कलकत्ता जाने ही नहीं दूंगी तो पत्र लिखने और पढ़ने की का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होगा। इसीलिए अंतिम शब्द में वो कहती है कि कलकत्ता में वज्र गिरे, यानी कि कलकत्ता में एक ऐसा वज्र प्रहार हो जिससे कलकत्ता का ही विनाश हो जाए। जब कलकत्ता ही नहीं रहेगा तो मेरा पति मुझे छोड़कर कलकत्ता जा ही नहीं पाएगा। तो इस प्रकार इस कविता में कवि श्री त्रिलोचन जी ने चंपा के माध्यम से नारी शिक्षा पर जोर दिया और नारियों को शिक्षा के प्रति जागृत होने का संदेश देने का प्रयास किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कविता को हम यहाँ पूरी करते हैं। शब्दार्थ टिप्पणी इसे आप अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में स्वच्छ और सुंदर अक्षरों में लिख देना। इसके बाद स्वाध्याय में विकल्प वाले प्रश्न है, एक एक वाक्य वाले प्रश्न है, 2-3 वाक्य वाले प्रश्न है और सविस्तार पूर्वक वाले जो प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को आप अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में स्वच्छ और सुंदर अक्षरों में लिख देना। अस्तु।